हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पिछली बार जो क्लास ली थी उसमें अपन ने ये बायस स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे अपन लोग, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया भी था कि अभी चलने देते हैं रिकॉर्डेड क्लासेस, बिकॉज आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो लाइव क्लासेस जब भी शुरू होगी हो जाएंगी, थोड़ा सा उसमें टाइम लग रहा है सेटअप में, ठीक है। नहीं मिल रहा कुछ सामान तो मिलेगा तब अपन कर लेंगे स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं। आप तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो, रिकॉर्डेड क्लासेस में कोई बुराई थोड़ी है, ठीक है। अब देखो बायस स्थायित्व अपन लोग पढ़ रहे थे। अच्छा, अभी अब जितने रिकॉर्डेड क्लास चल रही है ना उतने अपन इसको कर लेते हैं, ऑसिलेटरी मोशन और ये अपना जो चल रहा है ना ये सारा, इसको ख़त्म कर लेते हैं, फिर अपन नया पेपर स्टार्ट करेंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। नया पेपर में आपको मैंने क्या कह रखा है, थर्मो, ठीक है ना। वो अपन फटाफट शुरू करेंगे। तो मैं सारी क्लासेस में नए पेपर शुरू करूँगी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, उन सभी में जो है नए पेपर स्टार्ट करूँगी लाइव क्लासेस से, ठीक है ना। तो इतने अपन इनको निपटा लेते हैं रिकॉर्डेड क्लासेस में। तो अपन बायस स्थायित्व पढ़ रहे थे, यानी कि बायस स्टेबिलिटी पढ़ रहे थे। इसमें अपन ने जो है लास्ट में कुछ स्टेबिलिटी फैक्टर्स निकाले थे, यानी कि स्थायित्व गुणांक, ठीक है। एक तो अपने निकाला था एस, एक निकाला था एस डैश और एक निकाला था एस डबल डैश, ठीक है ना। इसको अपन आगे फटाफट से, जिसके एक दो केस हैं, एक तो नियत बायस के लिए और एक वोल्टेज डिवाइडर बायस के लिए, दोनों के लिए अपन इसको कोशिश करेंगे कि आज ही इसको कंप्लीट कर दें, ठीक है ना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। देखो अब इसमें एस डैश और एस डबल डैश स्थायित्व गुणांक के लिए मैंने आपको जाते जाते ये वाली बात बताई थी कि ट्रांजिस्टर के प्रचलन बिंदु के अगर आप स्थायित्व को चाहते हो, यानी कि अगर आप ये चाहते हो कि ऑपरेटिंग पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि स्थायित्व गुणांक का मान कम से कम होना चाहिए। ये जितना कम होगा ऑपरेटिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। ये ज़रूरी है, तो ये वाली बात अपन लिख लेते हैं, ठीक है। देखें, फॉर दी stability of operating point, it is necessary that stability factor should be minimum, ठीक है। तो स्टेबिलिटी फैक्टर जितना कम से कम होगा, ऑपरेटिंग पॉइंट की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। अब सुनो आप, जब ट्रांजिस्टर सक्रिय क्षेत्र में कार्य कर रहा है, यानी कि एक्टिव रीजन में कार्य कर रहा है, तो वहाँ पे संग्राहक धारा क्या होती है, ठीक है। वो लिख रही हूँ मैं, उसके लिए फॉर्मूला कलेक्टर करंट फॉर एक्टिव रीजन ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो कलेक्टर करंट का क्या फॉर्मूला होगा, आई सी इज इक्वल्स टू बीटा आई बी प्लस बीटा प्लस वन आई सी ओ क्या है, उत्क्रम संतृप्त धारा। ये आपने पढ़ रखा है, मैंने आपको बता रखा है पहले। बीटा क्या है, बीटा आपका जब ट्रांजिस्टर कॉमन एमीटर वाले केस में होता है, यानी कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक वाले केस में होता है, तो वहाँ पर करंट गेन है ये, ठीक है। यानी कि आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट का रेशो। बीटा अपन को ऑलरेडी पता है। आई बी आधार धारा है, आई सी संग्राहक धारा है और आई सी ओ क्या है, उत्क्रम संतृप्त धारा, ठीक है। मैंने आपको जो फॉर्मूला डराइव किया करवाया हुआ है वो है आई सी इज इक्वल्स टू बीटा आई बी प्लस आई सी ई ओ, कलेक्टर टू अमीटर करंट, लीकेज करंट जो था, ये आई सी ओ किसके बराबर होता है, बीटा प्लस वन आई सी ओ। अब आप निकालना है इस चीज़ को, मैंने जहाँ पर आपको ये रिलेशन निकलवाया है वहाँ पर आप अगर उसको थोड़ा चीज़ों को इधर उधर रखोगे तो आपका ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि आई सी ई ओ की वैल्यू किसके बराबर होती है, बीटा प्लस वन आई सी ओ के बराबर। समझ में आ गई बात। फिलहाल आपको ये पूरा फॉर्मूला ध्यान, आप खुद निकालना ये कैसे आया, इससे ये कैसे आया, ठीक है। तो आई सी इक्वल्स टू बीटा आई बी प्लस बीटा प्लस वन आई सी ओ, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि आई सी ई ओ की वैल्यू किसके बराबर होती है, बीटा प्लस वन आई सी ओ के बराबर। मैंने वहाँ पे निकलवा रखा है, जहाँ मैं आपको बता देती हूँ हिंट के तौर पर, आई सी ई ओ मैंने आपको निकलवा रखा है, क्या निकलवा रखा है, आई सी ओ अपॉन वन माइनस एल्फा डी सी, ये निकलवा रखा है मैंने आपको। अब इससे आप निकालना कि ये बीटा प्लस वन कैसे आएगा, आई सी ओ तो ऑलरेडी है। तो ये आपका होमवर्क है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना आप और करना था, ताकि दिमाग थोड़ा सा चलता रहे, क्योंकि जाम हो गया, पढ़ते लिखते नहीं हो ना आप, इसलिए, ठीक है। तो आई सी इज इक्वल्स टू
इस इक्वेशन को ध्यान रखो। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस इक्वेशन में आईसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रही हूँ, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएटिंग above इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू आईसी, ठीक है। डिफरेंशिएट करोगे इस पूरी इक्वेशन में तो एलएचएस को आईसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आएगा। इधर करोगे तो क्या आएगा, बीटा और डेल आई बी अपॉन डेल आई सी, यही आएगा ना। प्लस इधर क्या आएगा, बीटा प्लस 1 डेल्टा आई सी ओ अपॉन डेल्टा आई सी, ठीक है। मैंने डिफरेंशिएट किया है सिर्फ सिंपली, और कुछ भी नहीं किया। अब देखो ज़रा, अब आप क्या करो कि ये जो टर्म है उसको मैं इधर लेकर आ रही हूँ पकड़ के, ठीक है। बीटा आई बी डेल में और डेल्टा आई सी इज इक्वल टू, इधर क्या बच गया, बीटा प्लस 1। अब याद करो ये डेल्टा आई सी ओ अपॉन डेल्टा आई सी किसके बराबर है, ये है 1 अपॉन एस के बराबर, क्योंकि मैंने आपको सिद्ध करवा रखा है सिंस एस की वैल्यू क्या थी, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई सी ओ थी। तो डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई सी किसके बराबर, 1 अपॉन एस के बराबर, है ना। तो यहाँ से एस निकाल लो। हमें क्या चाहिए, स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला चाहिए, वो निकाल रही हूँ मैं। पिछले वाला उसमें अपने एस एस डैश और एस डबल डैश निकाल रखा है ना। तो वहाँ पे देखना एस की वैल्यू क्या थी, ये थी, ठीक है। तो एस निकालो, यहाँ से कितना आएगा, एस की वैल्यू आएगी बीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बीटा डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई सी, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एस, स्टेबिलिटी फैक्टर, एस की वैल्यू आ गई। यही फॉर्मूला हमें निकालना था। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी को अपन अप्लाई करेंगे, पता लगाएंगे फॉर फिक्स्ड बायस एंड फॉर वोल्टेज डिवाइडर बायस है, जिसको अपन ने अमीटर फीडबैक बायस बोला था। हमने कहा था कि जो फिक्स्ड बायस है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, यानी कि वो ताप पर ज़्यादा निर्भर करता है, इसलिए उसको कम यूज़ लिया जाता है। अब अपन स्टेबिलिटी फैक्टर से उसको सिद्ध भी करेंगे कि क्यों होता है ऐसा, ठीक है। फिर अपन बताएंगे कि जो अमीटर फीडबैक बायस है वो कम टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इसलिए वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इससे अपन बताएंगे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया एस का, यानी कि स्टेबिलिटी फैक्टर का। सिद्ध करने के लिए भी आ सकता है या आपसे लैंग्वेज बनाकर भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए फॉर्मूला डिराइव कीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर डालें, इसको कितना डालें, उस दिन अपन ने कितनी डाली थी, 1 मिनट में देख लेती हूँ। हाँ, नंबर तो 1 डाली है। देखो इनको आप ना यहाँ पे देखो, ये निकाल रखा ना एस इज इक्वल टू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई सी यू, इनको ना आप कंबाइंडली नंबर 2 डाल देना, ठीक है ना। अब मैं आगे इसी में अपन आगे चल रहे हैं ना, तो ये मैंने इक्वेशन नंबर इसको क्या डाल दिया, 3 डाल दिया। समझ में आ गई आपको बात, ठीक है ना। अब देखो, अब ये जो डेल्टा ए बी अपॉन आई सी है ये बाइसीकरण परिपथ पर निर्भर कर रहा है। तो आप एस का मान जितना कम से कम करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इस डिनोमिनेटर का मान बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी बढ़े, ठीक है। और हमने कहा स्टेबिलिटी तब बढ़ेगी जब ये स्टेबिलिटी फैक्टर का मान कम से कम होगा, और ये कम से कम तब होगा जब डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हम इसको अप्लाई करेंगे फॉर जो दोनों हमने बाइसीकरण सर्किट पढ़े हैं, नियत बायस और वोल्टेज डिवाइडर बायस। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर फिक्स्ड बायस। भूल तो नहीं गए ना फिक्स्ड बायस वगैरह, हैं भाई, पढ़ रहे हो कि नहीं, मुझे पता है कि पढ़ रहे होगे आप, है ना। ऐसे तो नहीं हो आप, क्योंकि बिना पढ़े नहीं पार पड़ेगी, मैंने आपको बताया भी था, एग्ज़ाम्स के होने की संभावना तो है ही, ठीक है। बाकी पढ़ने में कोई बुराई तो है नहीं, पढ़ा हुआ कहीं नहीं जाता, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप सोच रहे हो कि आप प्रमोट हो जाओगे तो फिर नेक्स्ट ईयर आप 3rd ईयर में बैठने के लिए तैयार हो, लेकिन जब 2nd ईयर की चीज़ें नहीं पढ़ पाओगे तो 3rd ईयर कैसे समझ में आएगी, आप खुद सोचो, क्योंकि ये चीज़ें डायरेक्ट इफेक्ट करती है नेक्स्ट क्लास को, ठीक है ना। जैसे ABCD पढ़े भी ना हम अब तक की क्लासेस नहीं पढ़ पाते ना, अगर हम हिंदी में ए अनार आ से हम नहीं सीखते तो सेंटेंस कैसे बनाते, तो बिल्कुल वैसे ही हर क्लासेस इंपॉर्टेंट होती है। सिर्फ एग्ज़ाम में बैठना ही थोड़ी इंपॉर्टेंट होता है, समझना सीखना और आगे बढ़ना भी ज़रूरी होता है भाई, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, समझना सीखने में कोई बुराई नहीं है। फिक्स्ड बायस, फिक्स्ड बायस यानी कि जो हमने बायसीकरण में 2 सर्किट पढ़े थे, एक पढ़ा था फिक्स्ड बायस जिसको अपन बोलते हैं नियत बायस। नियत बायस में क्या था, इसको नियत बायस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस सर्किट में जो ट्रांजिस्टर होता है उसके बेस पर एक नियत मान की आधार धारा को इनपुट कराया जाता है, यानी कि IB की वैल्यू फिक्स होती है, इसलिए इसको अपन फिक्स्ड बायस बोलते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस इन दिस बायस सर्किट IB does not depend upon
डिपेंड अपॉन आईसी। आईबी जो है वो आईसी पे डिपेंड ही नहीं करती। इसका मतलब क्या है कि डेल आईबी अपॉन डेल आईसी की वैल्यू ज़ीरो होगी। भाई डिपेंडेंसी को कौन बताता है? डिफरेंशिएशन। तो जब आई बी आई सी पे डिपेंड ही नहीं करेगा तो दैट मीन्स कि डेल आई बी अपॉन डेल आई सी की वैल्यू ज़ीरो होगी। अभी हमने फॉर्मूला निकलवाया है, अभी अभी एक हमने देखो ये समीकरण 3 में। अब देखो डेल आई बी अपॉन डेल आई सी की वैल्यू ज़ीरो रख दो ना आप सीधा सीधा। जब आप ज़ीरो रख दोगे तो क्या मिलेगा? एस इज इक्वल टू बीटा प्लस वन, वन ही तो मिलेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर बाय इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में आप डेल आई बी अपॉन डेल आई सी को जीरो रखोगे तो एस की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? बीटा प्लस वन। तो फॉर फिक्स्ड बायस स्टेबिलिटी फैक्टर का मान कितना होगा? बीटा प्लस वन। तो अब आप यहाँ पे देखिए बीटा का मान जितना भी होगा, ठीक है, बीटा क्या है? दिस इज एक्चुअली करंट गेन, यानी कि आउटपुट सर्किट का करंट और इनपुट सर्किट के करंट का रेशो आपका बीटा है। कब? लेकिन जब आपका ट्रांजिस्टर कॉमन अमीटर में हो, यानी कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक हो, ठीक है। तो मान लो अगर किसी ट्रांजिस्टर के लिए बीटा की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, इसकी रेंज जनरली 50 से 100 के बीच में होती है बीटा की रेंज। अल्फ़ा की रेंज भी मैंने आपको बताई थी, जहाँ मैंने आपको अल्फ़ा बीटा पढ़ाए थे, तो उसकी वैल्यू भी लगभग 0.98 के लगभग उसकी वैल्यू होती है, मतलब 1 से कम होती है, और 0.98 0.99 के लगभग उसकी वैल्यू होती है अल्फ़ा की, और बीटा की 50 से 100 के बीच में होती है, ठीक है। तो अगर क्या हो कि किसी ट्रांजिस्टर के लिए इफ़ बीटा इज इक्वल्स टू 50 है तो एस का मान कितना हो जाएगा? 51। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर बीटा का मान 50 है तो स्थायित्व गुणांक यानी कि एस का मान 51 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो लीकेज करंट बढ़ेगा, यानी कि क्षरण धारा बढ़ेगी, और क्षरण धारा बढ़ने के कारण जो परिपथ है उसके निर्गम में जो संग्राहक धारा है उसके मान में 51 गुना की वृद्धि हो जाएगी। बात समझ में आई है? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बाइसिकरण सर्किट, जो बाइसिकरण परिपथ है वो पढ़ रहे हैं। तो अगर बीटा का मान 50 होने का मतलब ये है कि जो निर्गम है उसका, निर्गम पर जो धारा है उसके मान में 51 गुना वृद्धि हो जाएगी। स्टेबिलिटी फैक्टर क्योंकि 51 आ रहा है, और स्टेबिलिटी फैक्टर का सीधा संबंध संग्राहक धारा से होता है। इसका मतलब संग्राहक धारा यानी कि संग्राहक मतलब आउटपुट करंट लगभग 51 गुना बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सीधा सीधा आईसी बढ़ रही है। तो आईसी मेनली डिपेंड किस पे कर रही है? टेम्परेचर पर। तो इसलिए ये वाला सर्किट कैसा है? मोर टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसलिए इसको कम से कम यूज़ किया जाता है। बात समझ में आ गई? अब देखो इसी से क्वेश्चन बन के आ सकता है, वो आपसे कैसे पूछ सकता है क्वेश्चन? सिद्ध कीजिए कि जो नियत बायस होता है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है और उसको कम से कम क्यों यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप बायस के साथ स्टेबिलिटी फैक्टर को मर्ज करके इस तरीके से उसका आंसर दे सकते हो। अब नंबर देखना पड़ेगा आपको कि भाई 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, कितना बड़ा आपको एक्सप्लेन करना है, मैंने हर तरीके से बता रखा है। समझ में आ गई? तो अगर आप टॉपिक को ध्यान से पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए, तो आपको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लैंग्वेज वो किसी भी तरीके से बनाकर दे सकता है। समझ में आ गई? तो आपका फोकस होना चाहिए इस बात पे कि टॉपिक का एक एक वर्ड का मतलब समझें आप, रटे नहीं उसको, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। इसी में आपकी हेल्प कर रही हूँ। बाकी रटने में तो क्या है, आप रट जाओगे पर पेपर में क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए फिक्स्ड बायस का मतलब क्या हो गया? बिकॉज ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस मीन्स दैट इफ temperature increases then leakage current also increases and there will be 51 times increment in output current। आउटपुट करंट बोले तो कलेक्टर करंट, यानी कि ताप वृद्धि से जब क्षरण धारा यानी कि लीकेज करंट बढ़ता है तो उससे संग्राहक धारा यानी कि निर्गम करंट में 51 गुना वृद्धि हो जाती है। 51 टाइम्स 51 गुना वृद्धि हो जाती है। देयरफॉर फिक्स्ड बायस सर्किट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट या टेम्परेचर सेंसिटिव।
देयरफॉर इट इज़ रेयरली यूज्ड। स्पेलिंग देख लेना आप, मेरे से गलती होगी, रेयरली यूज्ड, ठीक है, इसलिए इसको कम से कम यूज़ किया जाता है। नंबर 2 है आपका, वो है स्वाभिनति या उत्सर्जक बायस है, जिसको अपन सेल्फ और अमीटर बायस है, उसको वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट भी कहते हैं, ठीक है, उसका भी देखो। नंबर 2 हिंट दे रही हूँ मैं, आप ही करना इसको। सेल्फ अमीटर और नहीं, सेल्फ और अमीटर बायस, सेल्फ और अमीटर बायस, या इसी का दूसरा नाम क्या है, वोल्टेज डिवाइडर बायस, ठीक है ना। इसमें देखो, इस सेल्फ और अमीटर बायस सर्किट जो था, इसमें अपन ने क्या किया था, आपको याद होगा, एक इक्वेशन निकाली थी मैंने, वी बी बी, देखना आप जहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया है वहाँ पे इक्वेशन निकाली थी, वी बी बी इज इक्वल्स टू आई बी आर बी प्लस वी बी ई, ठीक है, प्लस आई बी प्लस आई सी इंटू आर ई। ये इक्वेशन वहाँ पे मैंने निकलवा रखी है आपको, ठीक है। अब क्या करो, आप इस इक्वेशन का आई सी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू आई सी। आई सी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो इधर 0 आ जाएगा, इधर क्या आएगा, आर बी डेल आई बी अपॉन डेल आई सी आएगा, प्लस ये 0 हो जाएगा, इधर क्या आएगा, डेल आई बी अपॉन डेल आई सी प्लस 1, आई सी का आई सी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1, और इधर क्या आ जाएगा, आर ई। सही है, यही तो आएगा डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकालो, इसकी निकालो, डेल आई बी अपॉन, हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, डेल आई बी अपॉन डेल आई सी। जब हमने फिक्स्ड बायस करा था तो वहाँ पे तो डेल आई बी अपॉन डेल आई सी सीधा 0 आया था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएशन करके देख लिया पहले आई सी के रिस्पेक्ट में, तो उससे डेल आई बी बाई डेल आई सी बना। अब उसकी वैल्यू निकाल लो, उसकी वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, स्टेबिलिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला निकाला है उसमें रख देंगे और एस की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ से आप डेल आई बी बाई डेल आई सी की वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है, कुछ नहीं करना भाई, इन दोनों को कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, आर बी प्लस आर ई, डेल आई बी अपॉन डेल आई सी, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लो तो आर बी प्लस आर ई बनेगा, और इधर से आर ई बनेगा, इधर लेके जाओगे नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो क्या आएगा, माइनस का आर ई अपॉन आर बी प्लस आर ई, ठीक है ना। अब यहाँ पे आर बी क्या है, ये आर बी भी आपको पता है, जहाँ पे मैंने आपको वोल्टेज डिवाइडर सर्किट समझाया था तो वहाँ पे आर बी निकलवाया था, आर बी की वैल्यू कितनी आई थी, याद है कि नहीं, जो थेवेनिन सर्किट से सॉल्व किया था, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है भाई। तो अब इस वैल्यू को अपन कहाँ रख दें, इक्वेशन नंबर कितनी हो गई है, 3rd तो ये हो गई है ना, इसको अपन 4 डालेंगे, ये हो गई 5th, ठीक है, तो ये हो गई 6th, पुट इक्वेशन 6 इंटू 3rd थी ना वो S वाली, तो वहाँ रखो। तो S का फॉर्मूला था क्या हमारे पास, था हमारे पास बीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बीटा, और डेल आई बी अपॉन डेल आई सी यहाँ रख दो, माइनस आर ई अपॉन आर बी प्लस आर ई, ठीक है। तो ये कितना बन गया, बीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बीटा आर ई अपॉन आर बी प्लस आर ई, ठीक है ना। अब आप इसको करना, मैं आपको आंसर बता रही हूँ, एस का मान जो फाइनल निकलेगा वो निकलेगा 1 प्लस बीटा या बीटा प्लस 1 जो भी कह रहे हो आप, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस आर बी अपॉन आर ई, मतलब इसमें अपन ने इसको कन्वर्ट कर लिया और ये मिला इसी से ही है, इससे। अब ये होमवर्क है आपका, पता लगाना कैसे आया, कौन सी चीज़ को मैंने कॉमन लिया, किसको ऊपर नीचे ले करके गई मैं, और मैंने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद मेरे पास इसी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन आई है, ठीक है ना। ये डिनोमिनेटर है पूरा, 1 प्लस बीटा ऊपर है और नीचे है 1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस आर बी अपॉन आर ई, इसी से आया है ये, ठीक है। ये होमवर्क है आपका, ठीक है, कर लेना, आपको मैथमेटिक्स के बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें। और फिर इसके लिए थोड़ा सा अपने बात करनी रहेगी कि ये टेम्परेचर सेंसिटिव कम क्यों होता है, थोड़ा सा मैं बता भी देती हूँ आपको। देखो, अगर आर बी अपॉन आर ई की वैल्यू बहुत छोटी होगी, यानी कि आर बी अपॉन आर ई लेस देन 1 होगा, बहुत छोटा होगा, तो मैं 1 के कंपैरिजन में इसको छोड़ सकती हूँ, ठीक है ना। तो ऊपर 1 प्लस बीटा, नीचे भी 1 प्लस बीटा, तो एस की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, जो कि बहुत ही कम आ रही है और कम ही आनी चाहिए। जब हमने फिक्स्ड बायस देखा था तो वहाँ एस की वैल्यू 51 आई थी, लेकिन यहाँ पे कितनी आ रही है, 1 आ रही है। हम कह रहे थे कि
एस का मान जितना कम से कम होगा ऑपरेटिंग पॉइंट उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ इस केस में एस का मान कम आ रहा है, कब आ रहा है लेकिन उसके लिए केस ये है कि आर बी अपॉन आर ई की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। लेस देन 1 कब आएगी, जब आर ई का मान बहुत ज़्यादा, डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा तभी तो कोई रेशो 1 से कम मिलेगा ना। यानी कि अगर आप आर मीटर पे जो अपन ने रेजिस्टेंस जोड़ा था अमीटर पे, याद है ना आपको, इस सर्किट को देखना, सेल्फ अमीटर सर्किट को देखना, वहाँ पे हमने अमीटर पे भी एक रेजिस्टेंस जोड़ा था, उसको अपन ने आर ई नाम दिया था। वो जितना ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी फैक्टर उतना ही कम होगा, ठीक है ना। आर बी अपॉन आर ई की वैल्यू कम होने से 1 के कंपैरिजन में इसको छोड़ देंगे तो 1 + बीटा अपॉन 1 + बीटा 1 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं है। अगर क्या हो कि आर बी अपॉन आर ई की वैल्यू क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, या हम कह दें टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए, ठीक है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एस की वैल्यू बीटा +1 आ जाएगी। यानी कि जब आर बी अपॉन आर ई की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो एस का मान बीटा +1, इसका मतलब वो सेल्फ अमीटर सर्किट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिक्स्ड सर्किट में। समझ में आ गए, दोनों केस पढ़ लिया हमने। यानी कि आर बी अपॉन आर ई कम होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा काम करेगा हमारा। लेकिन अगर आर बी अपॉन आर ई का मान टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो एस का मान कितना होगा, बीटा +1। और बीटा +1 कब मिला था, फिक्स्ड बायस सर्किट में, अभी तो निकाला। यानी कि उस कंडीशन में वोल्टेज डिवाइडर या सेल्फ अमीटर सर्किट जो होगा वो फिक्स्ड बायस की तरह बिहेव करेगा, यानी कि वो भी टेम्परेचर सेंसिटिव हो जाएगा। समझ में आ गई। तो अच्छी रिक्वायरमेंट क्या है हमारी कि आर बी अपॉन आर ई का मान कम से कम होना चाहिए, तभी एस का मान कम से कम मिलेगा। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। बायसी करंट सर्किट आपका कंप्लीट हो गया है, उसमें हमने सारे केसेस पढ़ लिए हैं। पहले दोनों केसेस पढ़ लिए, फिक्स्ड बायस के और सेल्फ अमीटर के, उनको डिटेल में पढ़ने के बाद हमने स्टेबिलिटी फैक्टर वो भी हमने अच्छे से बता दिया। इन पे एक क्वेश्चन पक्का बनता है और ज़्यादा चांसेस होते हैं इस पर, स्थायित्व गुणांक पे बनते हैं, ठीक है ना। तो बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।